डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि इस क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या कुछ रहेगा आज खास, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। कृषि के क्षेत्र में अब बदलाव हो रहा है। हमारे किसान जहां केवल परंपरागत फसलों को ही चुनते थे खेती करने के लिए, अब वो इसमें बदलाव ला रहे हैं। जी हां, अब उनका जो रुझान है वो अन्य फसलों की ओर भी बढ़ रहा है और इसमें अहम स्थान रखती हैं औषधीय फसलें। हमारे जो किसान हैं इनकी खेती को अपनाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि बता दें आपको कि इनकी ओर अपनी कदम भी बढ़ा रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती के बारे में आपको बताने वाले हैं। अश्वगंधा की खेती अगर आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, किस तरह से खेत की तैयारियां करनी है, कौन से कीट और बीमारी हैं जो आपकी फसल को प्रभावित कर सकते हैं, आइए इन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुँचाते हैं और रुख करते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान का। अश्वगंधा सीधी दिशा में बढ़ने वाला 1.4 से 1.5 मीटर ऊंचा पौधा है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होती है। समुद्र तल से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई तक इसे आराम से बोया जा सकता है। ऐसे उपोष्ण इलाके जहां 500 से 800 मिलीमीटर बारिश होती हो, इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं। जहां तक मिट्टी का सवाल है तो अश्वगंधा 7.5 से 8 पीएच मान वाली बलुई दोमट मिट्टी या हल्की लाल मिट्टी को पसंद करता है। हालांकि इसकी सीधी बिजाई भी की जा सकती है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता रोपाई से ही आएगी। रोपाई के लिए रोग मुक्त और उन्नत किस्म के बीज उठी हुई नर्सरी बेड में लगाएं। बेड को गार्डन कंपोस्ट और बालू मिलाकर तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलो बीज की जरूरत होगी। अगर आप सीधी बिजाई कर रहे हैं तो इतनी ही जमीन के लिए 12 किलो बीज की जरूरत होगी। नर्सरी की स्थापना जून-जुलाई में होती है और बीज बोने का काम मॉनसून शुरू होने से पहले ही कर लिया जाता है। बिजाई के बाद थोड़े से बालू से उन्हें ढक दें। 35 से 40 दिन में पौध तैयार हो जाएगी और इसे मुख्य खेत में रोप लिया जाएगा। फार्म यार्ड और हरी खाद इसकी उन्नत खेती में महत्वपूर्ण है। 1 हेक्टेयर के खेत में 10 से 12 टन फार्म यार्ड कंपोस्ट या 1 से 1.5 टन वर्मी कंपोस्ट की जरूरत होगी। रोपाई के दौरान कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की 30 सेंटीमीटर और गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रहेगी। मिट्टी की उर्वरता सामान्य है तो 15 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो पोटेशियम प्रति हेक्टेयर डालेंगे। अश्वगंधा की फसल बारिश के ज्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जड़ की अच्छी बढ़त के लिए 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अश्वगंधा पर कोई हानिकारक कीट नहीं लगता, फिर भी एफिड्स और घुन जैसे कीड़ों का हमला हो सकता है। इसके अलावा पौधे में सड़न और पाला लगने का भी खतरा रहता है। इनसे बचने के लिए बीजोपचार कर लेना चाहिए। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो नीम, चित्रकमूल, धतूरा और गौमूत्र मिलाकर बायोपेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। रोपाई के 160 से 180 दिनों के बाद फसल तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद पूरे पौधे को जड़ सहित निकालना होता है। उसके बाद ऊपरी हिस्से को तने से काटकर अलग कर लेते हैं।
1 एकड़ जमीन पर 450 किलो जड़ और 50 किलो बीज हासिल होता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ही मजा आइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम आपको देश के उन किसानों से मिलवाते हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं और जिन्होंने कुछ अलग करके सफलता भी हासिल की हुई है। जी हाँ, हमारे देश के जो सफल किसान हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं, उनकी दास्तान हम आपको बताते हैं ताकि आप उनसे प्रेरित हो सके, अपनी खेती किसानी को और भी ज़्यादा उन्नत बना सके। तो आज के हमारे कौन है सफल किसान, जानने के लिए रुख करते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। अग्रवाल मेहनती, अपने काम के प्रति समर्पित, दूसरों के लिए विकास के नए रास्ते तलाशने वाली और हमेशा आशावादी बने रहने वाली पायल अग्रवाल आज मेरठ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और भारत देश की पहचान बन रही हैं। मेरा जन्म मेरठ में एक छोटे से परिवार में हुआ जहाँ मेरे माता पिता नौकरी करते थे और बहुत ही नॉमिनल सी इनकम थी और सिर्फ मतलब हैंड टू माउथ थे हम लोग, किचन का खर्चा चल पाता था। जैसे ये मेरा स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद में मेरा मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया यहीं मेरठ में ही। इंजीनियरिंग ख़त्म होते होते मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मैं नौकरी ही करूँगी तो मैं 20-25 या 30 हज़ार रुपये शुरुआत में कमा पाऊँगी, जिससे कि मैं अपने परिवार का कोई भला नहीं कर सकती। तो मेरे मन में एक शुरुआत से एक जिज्ञासा थी कि मैं कुछ करूँ अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए भी, और कुछ तो मुझे करना है। तो ये जो बिज़नेस करने का या नए नए आइडियाज़ पे काम करने का जो मुझे लगता है मेरे अंदर एक रुझान है मेरा बिज़नेस की तरफ या काम करने की तरफ, वो मेरी माताजी से आया। पायल ने कम लागत वाला कोई काम शुरू करने का निर्णय लिया और ऐसे बिजनेस की ऑनलाइन तलाश करने लगी। जब इंसान की नीयत और विजन अच्छा हो तो जल्दी ही उन्हें रास्ते भी मिल जाते हैं। पायल को वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाने का आइडिया आया और बस
वह इस काम में जुट गईं। वर्मी कंपोस्ट यानी कि जब केचुआ गोबर को खा लेता है और उसके पाचन क्रिया के बाद में जो निकलता है वो वर्मी कंपोस्ट होता है। ये एक भारी गुणवत्ता वाली खाद है जो कि पौधों को, ज़मीन को एनपीके के साथ में ऑर्गेनिक फॉर्मेट में एक बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेवलप करना, और एनपीके बहुत ही ऑर्गेनिक खाद है ये, जो कि अच्छा न्यूट्रिएंट, अच्छा बेस और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है ज़मीन को, पौधों को। वर्मी कंपोस्ट एक जैव उर्वरक है जो जैविक अवशिष्ट पदार्थों को केंचुआ या अन्य कीड़ों द्वारा विघटित करके बनाई जाती है। केंचुआ खाद बिना गंध, स्वच्छ व कार्बनिक पदार्थ है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाश और पोटेशियम तथा पौधों के विकास के लिए कई आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। केंचुआ खाद जैविक खेती के लिए सबसे पसंदीदा पोषक स्रोत है। यह फसल और पर्यावरण के लिए अनुकूल है और एक पूर्ण नवीनीकरण का एक जैविक उत्पाद है। प्रोसेस वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने का बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ज़मीन को समतल करके ज़मीन पर पन्नी बिछाई जाती है। 30 बाय 4 यानी कि 30 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा एक स्टैंडर्ड बेड साइज़ है जिसमें गोबर बिछाया जाता है। हाथों का इस्तेमाल करके उसको एक गोलाई दी जाती है, कब्रनुमा शेप दिया जाता है और उसको शेप देने के बाद में उसके ऊपर केचुआ छोड़ा जाता है। केचुआ छोड़ने के बाद उसको पानी से गीला करके और पराली ढक दी जाती है और फिर से पानी का छिड़काव किया जाता है। ये सब करने के बाद में आपको हर प्रक्रिया में हमें जो है पानी देना होता है। पानी देते देते लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका खाद बनना तैयार हो जाता है और ये जो हमारा बेड है, इस बेड में 3 से 4 लेयर में खाद बनकर तैयार होता है। 1 महीने के बाद वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। पायल ने भी पूरी मेहनत और लगन के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू किया। एक खाद के लिए एक बेड तैयार करने में 8 से 8,500 रुपये तक का खर्चा आता है। 30 फीट लंबे और 4 फीट चौड़ाई वाले एक बेड में 300 रुपये की पॉलीथीन लगती है और 30 किलोग्राम केंचुआ लगता है और 1500 किलोग्राम गोबर। ये तमाम गणित पायल को आज भी अच्छी तरह याद है। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर पहली लेयर 3 से 4 इंच की हर बेड में तैयार हो जाती है। धीरे धीरे इस तरीके से हम एक बेड से मैं जो है खाद को अलग कर लेती हूँ। खाद अलग करने के बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है। इस तरीके से हर 10 से 12 दिन के अंदर अंदर एक लेयर निकलती रहती है। एक बेड से 3 से 4 लेयर निकलकर तैयार होती हैं और उन सब को हम खाद को निकालने के बाद सबसे पहले पुराल उतार नामक एक औजार होता है जिसका इस्तेमाल करके बेड के ऊपर से पराली हटाई जाती है। उसके बाद खाद को नीचे सख्त गोबर से अलग करके भुरभुरी खाद को हम थोड़ा सा किरोदा मार के, किरोदा एक टूल का नाम है यानी कि एक औजार का नाम है, उसको किरोदे से थोड़ा सा खाद को भुरभुरा किया जाता है। 10-15 मिनट उस बेड को इसी तरह छोड़ दिया जाता है। धूप की रोशनी पड़ने पर केचुए नीचे भाग जाते हैं। आपकी ऊपर की जो खाद है वो केचुआ रहित है, उसमें केचुआ नहीं है। उस खाद को साइड में निकाल कर उसको मशीन में छान लिया जाता है। तो ये बहुत ही सरल एकदम तरीका है केचुए की खाद तैयार करने का। 6 से 8 महीने बाद जब मेरा सामान बिकना शुरू हुआ, धीरे धीरे लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया तो मुझे मोटिवेशन मिलनी शुरू हुई। मैंने कभी कदम अपने रोके नहीं, हम बढ़ती गई, कुछ ना कुछ हर दिन कुछ नया सीखती गई। धीरे धीरे ये सब करते करते आज लगभग 2 से 2.5 साल बाद मुझे इतना महसूस हो गया है कि मेरी टर्नओवर साल में 50 से 60 लाख रुपए है और जो कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि एक बहुत छोटे से परिवार से है, या अगर हम भारतवर्ष की भी बात करें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ये माना जाता है। किसी को भी जानकर हैरानी होगी कि आज पायल के पास 200 बेड हैं और वो हर महीने 20 से 25 टन खाद बनाती हैं। आज पायल इंटरनेट के माध्यम से अपनी खाद को जगह जगह बेच रही हैं। दूसरी महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तैयार कर रही हैं। हजारों लोगों को रोजगार दे रही हैं। मेरठ की पायल अग्रवाल की सफलता कथा किसी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। आर्थिक रूप से सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर पायल ने यह साबित कर दिया है कि बेटियां अगर चाहें तो जमीन से आसमान तक का सफर तय कर सकती हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे बायोचार के बारे में, जो खेती में उत्पादन बढ़ाने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायक है। बायोचार एक प्रकार का चारकोल है, जिसे जैविक पदार्थों को कम ऑक्सीजन में जलाकर तैयार किया जाता है। इसे मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की संरचना और पोषण तत्वों की उपलब्धता में सुधार होता है। बायोचार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे सूखे की स्थिति में भी फसलों को आवश्यक नमी मिलती रहती है। इसके अलावा बायोचार मिट्टी के पीएच स्तर को स्थिर करता है और इसके उपयोग से मिट्टी में कार्बन का स्तर बढ़ता है, जिससे लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। बायोचार पौधों की जड़ों तक पोषक तत्वों को आसानी से पहुंचने में मदद करता है और जैविक खेती को भी बढ़ावा देता है। यह विधि खासकर उन क्षेत्रों में लाभकारी है जहां मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है या पानी की कमी रहती है। इसे बनाने के लिए आमतौर पर लकड़ी के टुकड़े, पत्तियां, फसल अवशेष और अन्य जैविक कचरे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसे तैयार करना सस्ता और आसान बनता है। इसके साथ ही बायोचार का उपयोग मिट्टी में हानिकारक रसायनों को रोकने में भी सहायक है। किसान भाई बहन, अगर आप अपनी खेती में उत्पादन बढ़ाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, तो बायोचार एक उत्कृष्ट विकल्प साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए अब कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जी हाँ, इसका उद्देश्य ही है जल का संरक्षण करना और साथ ही साथ वर्षा जल का संचयन करना। तो किस तरह से ये संभव हो सकता है? हमारे किसान अगर इससे जुड़ जाएं तो क्या क्या लाभ उन्हें मिल सकते हैं? आइए इन सब के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई, तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी।
इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव है आपके पास जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये एपिसोड, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और इसी के साथ आपको बता दें, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। पहले के ज़माने में किसान हंसिए से अपनी पूरी फसल काटते थे। उसके बाद फसल से अनाज को अलग कर लेते थे और फिर बची हुई पराली का इस्तेमाल वो अपने जीवन में अलग अलग तरीके से करते थे। पुराने समय में जब कृषि मुख्य आजीविका थी, तब पराली का उपयोग हर घर में बड़े ही सोच समझकर किया जाता था। सबसे पहले ये जानवरों के लिए बहुमूल्य चारा हुआ करती थी। हम लोग पहले ना पराली ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦ ਸਵਸਥ ਖਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। पराली सिर्फ जानवरों के चारे के रूप में ही नहीं, बल्कि उसका उपयोग खेतों में भी होता था, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती थी और ये फसल के लिए एक प्राकृतिक खाद का काम करती थी। ठंड के मौसम में पराली का उपयोग पशुओं और ग्रामीण घरों के बिछौने के रूप में भी होता था। ग्रामीण घरों की छतों में भी पराली का उपयोग किया जाता था। पराली के उपयोग से बने हस्तशिल्प जैसे टोकरी, बिन्ना, चटाई आदि किसानों की आय के साधन हुआ करते थे। पराली का भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। ये हमारे पूर्वजों की सूझबूझ और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। हम पारंपरिक रूप से पराली को जला नहीं रहे थे, इसलिए हमें स्वच्छ वातावरण मिला। पर आज हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? दूषित वातावरण और बीमारियां। क्या पराली कोई समस्या है? नहीं, पराली जलाना एक समस्या है। पराली तो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। एक टन धान के भूसे में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस पेंटॉक्साइड, 25 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड, 1.2 किलोग्राम सल्फर, चावल द्वारा अवशोषित 50 से 70% सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किलोग्राम कार्बन पाया जाता है, जो धान की पराली जला देने से नष्ट हो जाता है। इस नुकसान के अलावा अनाज के पोषक तत्व, मिट्टी के कुछ गुण जैसे मिट्टी का तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फोरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ भी काफी प्रभावित होते हैं। की तरह भी काम करता है। पराली से बायोगैस भी बनाई जाती है। इसका उपयोग ग्रामीण इलाकों में बिजली और खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। इससे जैविक खाद का भी उत्पादन होता है। पराली पर मशरूम की खेती भी की जाती है, जो बाद में जैविक खाद का काम करती है। किसान पराली बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होगी। अब समय आ गया है कि हम सही चुनाव करें और पराली को संसाधन में बदलें।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।